हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हीट में। आज की इस वीडियो में मैं फिजिक्स की न्यू बुक के यूनिट 27 के चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यूज, जो एक कॉन्सेप्ट बेस है जिसमें पूछा है आइडेंटिफाई द पार्टिकल एक्स। ये यहाँ पर पार्टिकल एक्स है, इसकी बात हो रही है, ये यहाँ पर होगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। ये जो एक्स है यहाँ पे, इस पार्टिकल की यहाँ बात हो रही है। ये इस पूरे रिएक्शन में क्या है। अच्छा, इस टाइप के रिएक्शंस में थोड़ी सी आपको दिमाग लड़ाना पड़ता है, जिसमें यहाँ देखिए ये इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन का हिस्सा है। इसमें 4 + 2 6 हो रहे हैं, सही है। यहाँ पे यानी जो भी हमारे पास एक्स का जो भी पार्टिकल होगा, उसका जो जेड होगा यहाँ पर नीचे होता है हमेशा एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। तो जो भी होगा उसका एटॉमिक नंबर 0 होगा। ऐसा कौन सा पार्टिकल हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर 0 हो, ये आप दिमाग में रखना है। और फिर मैं ऊपर जो दी गए हैं, ये ऊपर वाले नंबर्स ये होंगे मास नंबर। इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूँ, 9 + 4 होते हैं 13, लेकिन यहाँ पे 12 क्यों लिखा है? इसका मतलब जो भी पार्टिकल है उसके पास एक मास नंबर जा चुका है, इसके पास अभी एक मास नंबर है। और 12 कार्बन के पास है, कार्बन का वैसे भी एटॉमिक मास 12 ही होता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट पार्टिकल, ऐसी क्या चीज़ है जिसका एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1 है? तो वो पार्टिकल हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, और उसका सिंबल भी इस तरह दिखने को मिलता है न्यूट्रॉन का। तो इस एमसीक्यू उसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। लाइक वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है न्यूट्रॉन, तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होगा सी न्यूट्रॉन। आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा। एमसीक्यू नंबर 2 भी इसी टाइप का पूछ रहे हैं, उसमें भी सिंबल एक्स का पूछ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू में भी सिंबल एक्स का ही पूछ रहे हैं, यहाँ पर है। और इधर भी एक इक्वेशन दी है, तो इसमें भी सिंबल एक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, लाइक ये जो पहला ऑप्शन है ये होता ही गलत है, ये बीटा पार्टिकल्स का है। दूसरा हाइड्रोजन का है, तीसरा हीलियम का है, चौथा न्यूट्रॉन का। पहले मैं समझा लूँ। 13 में अगर हम 2 प्लस करेंगे दैट विल बी 15, तो सही लिखा है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं 27 में 4 प्लस करूँ तो वो 31 के अराउंड बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक फिर से एक ऐसा पार्टिकल जनरेट होने जा रहा है, या फिर क्रिएट होने जा रहा है, जिसका जेड ऑफ 0, मैंने पता नहीं कैसे लिखा है, ये 0 ही है, 0 समझ लो। हाँ, 0 है और उसका मास नंबर 1 है। तो मैंने पहले बताया ऐसा पार्टिकल हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। और इस बार इसको सिंबलिकली लिखा गया है, नाम से नहीं लिखा। ये दो कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। इन दोनों में ही न्यूट्रॉन आंसर था, पहले और सेकंड एमसीक्यू में। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहा है बीटा रेस इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर। देखिए, अल्फा रेस, हमेशा अल्फा रेस को हम कंपेयर करवाते हैं एज अ प्रोटॉन। अल्फा रे को हमेशा प्रोटॉन के हिसाब से लेते हैं, बीटा रे को हम लेते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन। बीटा रे यानी इन दोनों अल्फा का नेचर प्रोटॉन से मिलता जुलता है, और बीटा पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता है मास की वजह से। और जो गैमा रेज होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये न्यूट्रल होती है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता गैमा रेज में। गैमा रेज होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनका नेचर नहीं होता किसी तरह। तो इस एमसीक्यू का नाम आंसर होगा 3 का। एमसीक्यू का नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इन चारों ऑप्शंस में से हमें इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन बी में दिख रहे थे। डी में न्यूट्रल पार्टिकल्स लिखा है, ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा है जो गैमा रेज के लिए हो सकता था, सी में चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय द न्यूक्लियस। इमिटेड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो निकलने वाले, हम अक्सर प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड मास के तौर पर मानते। तो इसका आंसर अगर अल्फा रेस के लिए पूछा जाता तो सी के लिए अप्रोप्रिएट होता है। और डी न्यूट्रल पार्टिकल्स वो भी गैमा रेस के होते हैं, क्योंकि गैमा रेस न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। बट बी इज़ दी ओनली ऑप्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का पूछा गया है, तो बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस।
एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे थे नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके इज। अच्छा, अब इसमें ये आप लोग देख लो, इस रेडियोएक्टिव डिके में जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है और यहाँ पे 80 हो गया डिके के बाद, और मास नंबर 200 था, फिर 168 हो गया। ये मैंने ऊपर पहले से सॉल्व करके लिखा है, मैं आपको समझा दूँ पहले। अल्फा पार्टिकल जब भी इमिट होता है तो मास नंबर, ये जो जेड है, ये इसका एटॉमिक नंबर, आई एम सॉरी, ये -2 होता है हमेशा। हमेशा जब भी अल्फा डिके की बात है, ये याद रखना है कि जेड हमेशा 2 से माइनस हो जाएगा, यानी जेड में से हमेशा 2 पार्टिकल्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, जो इसका एटॉमिक नंबर है, माइनस हो जाएगा। और एटॉमिक मास से हमेशा हमेशा 4 मास नंबर माइनस हो जाएगा। और बीटा की 2 टाइप्स है, एक बीटा पॉजिटिव है और एक बीटा नेगेटिव है। ये पहली वाली है बीटा पॉजिटिव की। बीटा पॉजिटिव में हमेशा जेड नंबर -1 होता है और बीटा में हमेशा जो हमारे पास मास नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है। मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ जेड में चेंज आता है एटॉमिक नंबर में। और दूसरी साइड भी देखिए, अगर बीटा नेगेटिव की बात करें, 2 टाइप्स होती है बीटा डिके में। बीटा पॉजिटिव मैंने बता दिया Z-1 होगा, बीटा नेगेटिव में Z+1 होगा। यहाँ पे Z+1 लिखा है, प्लीज़ इंडिविजुअली इसको समझ लो, दैट ये Z+1 है, इसमें Z+1 होगा। अब इस रिएक्शन में थोड़ा सा टिपिकल भी है, टिपिकल एमसीक्यू है कि पता कैसे चले कि बीटा पॉजिटिव पूछा है बीटा नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ बीटा पार्टिकल्स लिखा। पहले हम सिर्फ अल्फा को पता करेंगे, कैसे करेंगे ये मैंने ये सॉल्व करके दिखाया। ये 200 में से 168 निकाल लूँ तो 32 मास नंबर की सिर्फ बात हो रही है। 200 में से अगर मैं 168 निकाल लूँ तो मेरे पास 32 बचेगा। सही है, मतलब इतने पार्टिकल्स निकले हैं अल्फा के जिनमें से 32 मास नंबर माइनस हुआ है। सिर्फ और बीटा पार्टिकल में कोई भी मास नंबर का काम नहीं, उसका हम जेड से ही काम लेंगे। 200 में से 168 माइनस तो 32 बच गए। अब कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, क्योंकि मास नंबर हमेशा डिवाइड बाय 4 होता है, तो 200 में से मैं जितनी भी वैल्यू माइनस करूँगी, जिस उसका मेरे पास आंसर आएगा, उसको मैं हमेशा 4 से डिवाइड कर दूंगी। क्यों 4 से? क्योंकि मैं मास नंबर निकाल रही हूँ, इसलिए मैं हमेशा इसको 4 से डिवाइड कर लूँगी। सही है। अब मैंने जो गिवन वैल्यू थी 200 की, उसकी जो आफ्टर वैल्यू 168 से मैंने उसको माइनस करके 32 निकाला, और मैंने 4 से हमेशा उसको डिवाइड करना, 4 से डिवाइड भी कर ले तो मेरे पास 8 अल्फा पार्टिकल्स बचे। सही, यहाँ तक मसला हल हो गया कि अल्फा पार्टिकल्स 8 निकले थे, तो इसलिए मास नंबर ऐसा हो गया। लेकिन अब बीटा का भी साथ साथ देखना है, और यहाँ पे जेड के लिए भी हमें अल्फा को बैलेंस करना है। तो 90 में से 80 गए, और अल्फा पार्टिकल हमेशा Z-2 होता है, Z-2 होता है। तो Z में से मैंने अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकाले, तो मैं 8 में से, तो मैं 90 में से 8 निकाल रही हूँ। सही है, 8 2 से 16 होगा, यानी जेड नंबर 8 2 से 16 हो जाएगा। 16 अल्फा पार्टिकल्स यानी निकले होंगे, लेकिन असल में इनको बैलेंस करने आ जाएंगे 6 बीटा पार्टिकल्स। 6 बीटा पार्टिकल्स इसलिए आएंगे क्योंकि अगर 16 यहाँ से निकले, देखो 8 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, 8 निकल गए, मतलब एटॉमिक मास 32 टाइम्स कम हो गया। और जो हमारे पास Z था वो 2 टाइम्स कम हो रहा है, तो 8 2 से 16 होगा, 8 4 से 32 और 8 2 से 16 होगा। तो इसका मतलब 16 अल्फा पार्टिकल्स निकले थे, 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले थे, इसका मतलब है 16 टाइम्स Z की वैल्यू कम होती गई। लेकिन फिर जब बीटा आ गए, अब इस केस में आएंगे हमारे पास बीटा नेगेटिव और इसमें बीटा पॉजिटिव, और इसमें 16 में से -6 करते जाएंगे। 6 बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल हमेशा Z में से एक या तो माइनस होते हैं या प्लस होते हैं, इसमें 2 3 ज़्यादा नंबर्स नहीं आते। तो पहले क्या हुआ कि सबसे पहले मैं कलर भी चेंज कर लूँ। सबसे पहले ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल निकले थे 8। 8 जब निकलते हैं तो मैं 8 और 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मास नंबर 32 टाइम डिक्रीज़ हुआ, और अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो एटॉमिक नंबर 16 टाइम डिक्रीज़ होना चाहिए था। लेकिन इक्वेशन में 90 में से 80 यानी 10 टाइम जेड डिक्रीज़ हुआ है, तो उसका मतलब है बीटा पॉजिटिव इमिट हुए थे। बीटा पॉजिटिव ने जब इमिट होते हैं मास नंबर Z-1 होता है, और 6 बीटा थे, यानी
हर 6 में से एक एक बीटा अपनी अलग इंडिविजुअल वैल्यू रखते हैं, तो 16 में से मैं 6 माइनस करूँगी तब 10 हो जाएगा, और 90 माइनस 80 करेक्ट हो जाएगा 10 पार्टिकल्स के लिए। तो इसका मतलब है 8 मेरे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले हैं और 6 मेरे पास बीटा पार्टिकल। ये 8 अल्फ़ा है और 6 बीटा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अच्छा, इफ रेडियम हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5 years, वेट एक मिनट, एमसीक्यू नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, सॉरी, क्योंकि 8 अल्फ़ा निकले और 6 बीटा। हम हमेशा रिस्पेक्टिवली बात करते हैं, रिस्पेक्टिवली में जो चीज़ पहले अल्फ़ा लिखी है तो इसलिए अल्फ़ा का 8 पहले आ गया, बीटा का 6 बाद में आ गया। अच्छा, अब अगला भी न्यूमेरिकल है। 5 इफ़ रेडियम इज़ हाफ लाइफ ऑफ 5 years, रेडियम की हाफ लाइफ 5 years की है, तो मैं 5 को अगर 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 0.5 होगा। ये सिर्फ अभी आप याद रखें। अच्छा, thus for a nucleus in the sample of radium the probability of decay in 10 year is, 10 years में मुझे probability निकालनी है कि 10 year के बाद कितना सैम्पल डिके हो जाएगा, कितने परसेंट तक हो जाएगा। अब यहाँ मैंने कहा था मैं 5 को 10 से डिवाइड करूँ तो 0.5 आएगा, और ये फार्मूला लगाना है माइनस 0.5, जितनी भी वैल्यू दी हो उसको 10 से डिवाइड करके 0.5 ब्रैकेट में लिखते हैं और एन लगाना है। अब एन कैसे निकालेंगे, तो सैम्पल में हाफ लाइफ 5 ईयर्स थी और 10 ईयर के बाद का डिके पूछ रहे हैं, तो मैं डिके वाली वैल्यू को ऊपर रख लूँगी और सैम्पल को मैं 5 को नीचे रख लूँगी। 5 में से मैं 10 को डिवाइड करूँगी 2 आ जाएगा, और जो एन की वैल्यू थी इंटीजर की उसमें मैं रख लूँगी 2 को। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 1 में से जब मैंने 0.25 को माइनस किया तो 0.75 आएगा, और 0.75 को परसेंटेज में लिखूँ ये सिंपल होता है, इसमें आपको बस 100 से मल्टीप्लाई करा देनी होती है गिवन वैल्यू को डेसिमल वाली को, तो 0.75% हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। 75% लिखा ऑप्शन नंबर बी में, 75%, तो एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 75%। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहे हैं एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय एन एलिमेंट्स इफ एक्स इज मास नंबर है। मैंने कहा था बीटा पार्टिकल्स में कभी भी मास नंबर, एटॉमिक नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, इसलिए रिमेन्स दी सेम होगा ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा है एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस रखते हैं, दोनों ही एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो जैसी बाइंडिंग एनर्जी जैसी नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ इंक्रीज होती जाएगी। जिसका करेक्ट आंसर होगा एमसीक्यू नंबर 7 का ऑप्शन नंबर है, इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ मास नंबर। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ एमसीक्यू नंबर 8 में पूछा मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स टू मॉडरेटर। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में मॉडरेटर्स कूलेंट्स यूज़ करते हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो मॉडरेटर और कूलेंट्स ये सब इंक्रीज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी, और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में ऑलरेडी यूज़ हो रहे होते हैं तो ये फिजन रिएक्शन को और फास्ट कराने में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। बस, और जो ये ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी, डिक्रीज वाले सारे ऑप्शन गलत हैं, और डी ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि ए और सी ऑलरेडी डिक्रीज में है, अगर इंक्रीज में दोनों होते तो मैं ऑल कर सकती थी। तो एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर करेक्ट था ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछ रहा है emission of beta positive particle by an element affects its atomic number z in the following way। बीटा पॉजिटिव में अभी आप लोगों को बताया है कि बीटा पॉजिटिव में z -1 होता है और बीटा नेगेटिव में z +1 होता है, तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेस बाय 1 ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछ रहे हैं द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 डेज। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ पीरियड है 100 डेज। आफ्टर 400 ईयर, 400 साल के बाद 16 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल बी रिड्यूस्ड टू, एलिमेंट अब कितने अपने मास में रिड्यूस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ऐसा है कि आप एन को लेंगे, जितने भी आपको आफ्टर 4 जितने भी डेज या फिर जो भी लिखा हो उसको ऊपर रखना है, और एलिमेंट की क्या नाम है हाफ लाइफ पीरियड को नीचे रखते हैं। दोनों को मैं जब डिवाइड कर लूँगी तो एन का आंसर 4 आएगा। अब जो रिमेनिंग मास होगा उसको मैं डिवाइड करूँगी, जितना भी सैंपल मेरे पास दिया होगा उसको ऊपर, 16 मेरे पास सैंपल दिया उसको मैंने ऊपर रखा, और जो इस 4 का जो आंसर था वो नीचे 2 था, 2
एन होना था, तो मैंने एन की वैल्यू रख ली 4। और 2 का जो 4 स्क्वायर बनता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ 2 बनता है 16। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ये आपको अच्छे से पता होगा। मैं 16 को 16 से डिवाइड करूँगी तो 1 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 का आंसर था डी, 1 ग्राम। आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ आ गए हों। आज के एमसीक्यूज थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी से थे, बट मैंने अपना 100% ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का लास्ट चैप्टर करेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा एक वीडियो ट्राई करती हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि फ़िज़िक्स की तैयारी किस तरह करें हम लोग इस साल के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद से क्वेश्चन आंसर और दूसरी चीज़ें साथ साथ लेके चलते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी एमसीक्यूज़ में हेल्प हो जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आई होप आप सब अपना ख्याल रखें बहुत सारा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।